नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्माती दिख रही है। अतिथि शिक्षकों को स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए बयान से एक बार फिर राजनीतिक गर्मा गई। उनके बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। आज इसी बयानों पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान पर संग्राम। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर बयान। कहा क्यों होगा नियमितीकरण। अतिथि हैं मेहमान, घर पर कब्जा करोगे क्या। मंत्री जी के बयान पर पटवारी का निशाना। कहा यह बयान अतिथि शिक्षकों का अपमान। माफी मांगे मंत्री जी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से जब अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा नियमितीकरण क्यों होगा। अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है अतिथि। आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या। उनके इस बयान से यह स्पष्ट है कि फिलहाल नियमितीकरण के मामले पर सरकार कोई कदम उठाने वाली नहीं है। सुनिए। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों, नाम क्या है उनका अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या। मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। तो आपने सुना कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है, वह सेवाएं भी देते हैं, लेकिन आप सेवा तो लेना चाहते हैं लेकिन बाद में उन्हें अपमानित करते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि हाल ही में अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। सुनिए जीतू पटवारी पीसीसी चीफ ने क्या कुछ कहा है। चुनाव के समय बड़े वादे किए जाते हैं। जनता पार्टी किस तरीके से लोगों की, आम जन की भावनाओं से खेलती है। एक तरफ जो शिक्षक चयनित है उनको जगह नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के लिए अनर्गनल बयानी हो रही है। स्कूल शिक्षा में 50 लाख बच्चे बंद हो गए, बजट 25% बढ़ा दिया। अतिथि शिक्षक भाइयों, पहले ये चुनाव में आपको प्रलोभन देते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपके परिवार से लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं और फिर आपको ही इस तरीके से अपमानित करते हैं। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है, आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री, मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य। ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग। मैं मानता हूँ शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। तो आज इन्हीं बयानों पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अतिथि शिक्षकों को क्या सरकार ने ठगा है, क्या सरकार ने ठगने का काम किया है। इस तरह के बयान आखिर मंत्री जी ने क्यों दिया। वास्तव में मेहमान तो मेहमान ही होते हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए आते हैं या 2 दिन के लिए आते हैं या घंटे भर के लिए आते हैं। अगर आप वर्षों सालों उनसे सेवा लेते रहेंगे तो नियमितीकरण की तो मांग करेंगे, अपने रहने के लिए स्थान तो खोजेंगे। आज इन्हीं सवालों का लेंगे जवाब और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ अभी तक जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। पायल जी कांग्रेस से, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जीतू पटवारी जी ने जो बातें कही हैं, पायल जी,
वो एक तरह से कहा जा सकता है कि अतिथि शिक्षकों के हित की बात उन्होंने की है कि आप सेवा तो लेते हैं लेकिन उनका सेवा लेने के बाद अपमान कर रहे हैं। मातृता कहने से नहीं होगा। अतिथि शिक्षकों के लिए कांग्रेस कहां कहां खड़ी है? तो हर जगह खड़ी है, उनको सपोर्ट भी कर रही है। और आज जैसे हमारे डीसी पटवारी जी ने ये कहा है कि जब हमारी गवर्नमेंट की 1.5 साल के लिए तो हम उनके नियमितीकरण का कोशिश कर रहे थे, मगर ये गवर्नमेंट ने तो आप 20 सालों से जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि आप कब्जा करके बैठो, कब्जा करने आए। और आज अगर हम स्कूलों के हालात देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक भी इतना लो स्टैंडर्ड का है, कहीं प्रोवाइड ही नहीं करे बच्चों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्मार्ट क्लासेस की जरूरत है। बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और बच्चों की क्वांटिटी भी घटती है। ये क्वेश्चन है ना स्टेट के ऊपर कि आप एजुकेशन सेक्टर को कहाँ ले जा रहे हो। और एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहा है कि कब्जा करके बैठे। आप बताओ, इनको बेरोजगार कर देते हैं तो ये रोड पे आ जाएंगे तो इनकी फैमिली कैसे होगी? कोई तो क्राइटेरिया होगा, इसका कोई रास्ता होगा। बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स जो गवर्नमेंट को गो थ्रू करने चाहिए। और जब आप नियुक्तिकरण करते हो तो आप देखते हैं कि टीचर्स में कैलिबर है कि नहीं, किस बेसिस पे नियुक्तिकरण होता है। ठीक है, ये सब जवाब लेंगे हम जैसे ही बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देर से जुड़े जी, नमस्कार। देर से जुड़े लेकिन जुड़े तो सही। सवाल बहुत तेरे हैं, टेक्निकल कुछ इशू हो गया था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आज तकनीकी का युग है, इसलिए सारी बातें वायरल हो जाती हैं। तो राजपाल जी, सवाल यह है कि मंत्री जी ने जो बयान दिया है अतिथि शिक्षकों पर, उस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी क्या कहना चाहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर दो बातें समझने की है यहाँ पर। पहली बात तो ये समझने की है कि मध्य प्रदेश सरकार, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे फिर शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे फिर आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, ये दोनों सरकारों ने लगातार कर्मचारियों के हित में जो काम किए हैं वह भूतो न भविष्यति पहले कभी कोई सरकारें नहीं कर सकी। हमने कर्मचारियों के हित के तमाम निर्णय लेने का काम किया। अब बात आती है अतिथि शिक्षक की, तो अतिथि शिक्षक ने भी 2023 के चुनाव के समय में जिस प्रकार से आंदोलन करके अपनी बातें रखी थी, उन बातों को सिलसिलेवार हमने जो है निराकरण करने का आश्वासन दिया था और उस पर काम भी किया। एक इसमें सबसे बड़ी मांग, उनकी जो प्रमुख मांग है वह है नियमितीकरण। वो ये चाहते हैं कि उनको नियमित किया जाए। अब देखिए, स्वाभाविक है इसके अंदर ऐसा है कि अतिथि शिक्षक के रूप में जिस दिन भर्ती होती है उसी दिन उस शिक्षक को ये मालूम है कि उसका टेम्पररी अपॉइंटमेंट है, वो अतिथि है। परंतु उसके बाद भी जब लंबे समय उनको काम करते करते हो गया और जब नई वैकेंसियां निकली तो बहुत सारे लोग तो नई वैकेंसी में फ्रेश आ गए, पर कुछ लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो रुक गए, रह गए। उन लोगों की मांगे हैं कि भाई हमें नॉमिनेट कर किया जाए। तो नियमित करने के लिए कई सारी संवैधानिक प्रक्रिया होती है, कि नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। अगर जरा सा भी आप देखते हैं कि नियुक्ति में किसी भी प्रकार से अगर कोई ओवररूल्ड कहीं से होता है तो लोग न्यायालय चले जाते हैं और मामले उलझ के रह जाते हैं। तो सरकार को सारी चीजों को संवैधानिक दायरे में लेकर, आरक्षण के रोस्टर में लेकर पदों की भर्ती को करने का काम करना पड़ता है। अभी एकदम से ऐसा तो है नहीं कि गए, ज्ञापन दिया और उन्होंने बोला कि हम कर देंगे और वो हो गया, ऐसा नहीं है। ये पेचीदगियां है, इसके अंदर कानूनी पेचीदगी भी है, प्रक्रियागत पेचीदगियां है, पर उन सबको समझने के लिए हम खुले मन से तैयार है। ऐसा कहीं कुछ ये नहीं है। ठीक है, वो मंत्री जी की बात को अन्यथा भी लिया गया है। क्यों अन्यथा लिया गया है? यही सुनवा दें क्या वो बातें मंत्री जी की? हाँ, वो सुना है हमने जी, वो सुना है, उसमें सुनाने जैसी कोई बात नहीं है। वो जो बात है उसको उन्होंने साफ साफ ये बातें कही हैं, सुन लीजिए। ठीक है, आपने बहुत तर्कसंगत बात रखी और अपने पार्टी का बहुत अच्छे से बचाव कर रहे हैं और उसकी बात रख रहे हैं।
जी हम इसके लिए आपको धन्यवाद करेंगे कि अपने पार्टी का पक्ष आपने बड़ी जोरदार तरीके से रखा है, बड़ी सुंदर तरीके से रखा है। लेकिन मंत्री जी का जो बयान है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अतिथि अतिथि होता है, हम आपको नियमित क्यों करें? आप घर पर कब्जा करोगे क्या? आप तो अतिथि हो। एक बात बता दें, जो टेम्परेरी की बात आपने कही है, टेम्परेरी मजबूरन आदमी काम करने के लिए मजबूर होता है, और तब जाकर के वो नहीं स्वाभाविक है, और सरकारें इसके लिए मजबूर करती हैं क्योंकि रोजगार नहीं दे पाती हैं। और दूसरी बात यह है, अगर वो बेरोजगार है तो चलो जो मिल रहा है वो करें। साल भर 2 साल 3 साल आदमी किया। एक फिल्म देखी होगी आपने, अनिल कपूर की थी, उसका नाम हमें याद नहीं है, उसमें शादी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट पर, इसी तरह से काजोल और शायद अनिल कपूर के बीच का ये है, नाम उसका याद नहीं है। तो जो उसमें हीरोइन थी ना सर, और जो शादी करवाने के बीच में था, अब देखे होंगे उसको बहुत अच्छी तरह से, तो सिंपैथी गेन हो जाती है जी। हाँ देखे होंगे, तो सिंपैथी किसके, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वास्तव में अनिल कपूर तो सही थे, जैसे आपकी सरकार सही है, आपने लिखवा लिया कि नहीं आप अतिथि हैं, इतने दिनों तक काम करेंगे, चलिए। लेकिन इस उम्मीद पे, जिस उम्मीद पे उस लड़की ने शादी किया था, उसी उम्मीद पे ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अतिथि शिक्षक है ना, उसी उम्मीद पे कि हाँ चलिए काम तो कम से कम मिला, अभी सरकार नियमित भी कर देगी। इतने लोग हैं, कई लोगों में तो उम्र चली जाती है, फिर कहां नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे? इसको आपने नहीं सोचा, और मंत्री जी ने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया। सर थोड़ा सा सोचना चाहिए था। चलिए ठीक है, नहीं सोचे, हम आना चाहेंगे रमेश शर्मा जी के पास, आपके पास आएंगे हम लौट करके, और फिर आपसे बातें होंगी, खूब बातें होंगी। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या लगता है आपको कि जो मंत्री जी ने बयान दिया था, जो अभी दिया है और अभी चला है हमारे चैनल पर उनकी बाइट, क्या लगता है इस तरह के बयान को किस रूप में देखते हैं आप? मंत्री जी ने बयान दिया, उस पर तो कांग्रेस की अपनी राय है और भाजपा की राय है, और इन दोनों भाजपा के प्रवक्ता जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी से अनुमान सरकार जनता सब लगा लेगी। लेकिन मेरी दृष्टि से यहाँ ये 3 पक्ष हैं। एक तो अतिथि शब्द है एक, और दूसरा इन शिक्षकों की अतिथि के रूप में नियुक्ति, और तीसरा पक्ष है सरकार की नियमावली, इनको नियमित करने की। इसमें जो है वो अतिथि होता है, वो घर का स्वामी नहीं बन सकता। लेकिन अथर्व ऋचा आती है अतिथि के ऊपर। अतिथि से कभी भी उसका कुल गोत्र नाम कभी नहीं पूछा जाता, और उसको सबसे पहले उसको भोजन करके फिर गृहस्थ भोजन करता है। अगर सामग्री समाप्त हो गई हो तो और अतिथि का पहले पेट भर जाना चाहिए। ये ठीक है कि अतिथि घर का स्वामी नहीं होता, अतिथि अतिथि होता है, लेकिन अतिथि का पेट पहले भरना है, उसके बाद स्वामी को खाना, ये नियम है। इसके अलावा काष्ठ उपनिषद में भी अतिथि की परिभाषा आती है, वाल्मीकि रामायण में भी आती है, महाभारत में कई प्रसंग आते हैं। और सिसोदिया जी चूंकि जिस परिवार से आते हैं तो इनके पूर्वज राजा अम्बरीश रहे हैं। राजा अम्बरीश के यहाँ अतिथि अगर दुर्वासा आए, इतना क्रम घटता है को जयपाल जी को बताने नहीं, तो एक अतिथि हो गया। अब हम शिक्षकों की बात करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब ये नियुक्तियां होती हैं, इन नियुक्ति में बहुत स्पष्ट रूप से अस्थायी शब्द लिखा रहता है, तदर्थ लिखा रहता है। उसमें बिल्कुल ये होता है आपको कभी समय के साथ नियमित किया जाएगा, ये कभी नहीं लिखा होता। लेकिन सरकार की अपनी एक नियमावली है, और नियमावली होने के बाद सरकार उस नियमावली से समय के साथ अनियमित शिक्षकों को या अनियमित कर्मचारियों को इनको इससे सरकार इतनी उदार है कि वो लाडली बहनों को भी पैसा दे रही है, किसानों को भी अनुदान दे रही है, बीमारों का भी इलाज करा रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों का भी अगर नियमितकरण हो जाए तो कोई बहुत उसमें ज्यादा कोई कठिनाई की बात नहीं है, हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं शिक्षकों के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ, वो जो शिक्षकीय भाव था, द्रोणाचार्य का प्रसंग आता है,
उनके यहाँ नहीं बचा था बच्चे को देने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई का, जो बच्चों को पढ़ाने का काम था, द्रोणाचार्य ने बंद नहीं किया था। बाद में फिर वो राज परिवार में आए थे। कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन से शिक्षा देने का भाव, शिक्षक होने का भाव दूर हो रहा है और कर्मचारी होने का उनके मन में प्रबल हो रहा है। मैं कल परसों एक मीडिया चैनल पर मध्य प्रदेश की खबर देख रहा था। 1300 ऐसे स्कूल हैं, 4-5 स्कूलों में उनका कैमरा घूमा, एक भी शिक्षक उस स्कूल में नहीं था। वो आंगन के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके और पढ़ाने में बिता रखा था। कहीं अगर स्कूलों की दुर्दशा हो रही है तो भी सरकार के कारण नहीं हो रही, वो कांग्रेस या भाजपा नहीं है। शिक्षकों को खुद भी अपने शिक्षकीय दायित्व के ऊपर आना चाहिए। अधिकारों के लिए, नियमितीकरण के लिए जितना संघर्ष कर रहे हैं, 10% संघर्ष उन्हें अपने बीच में चाहिए। स्कूलों की दशा सुधरे, शिक्षा का स्तर सुधरे, सरकारी स्कूल बैठते चले जा रहे हैं, इस तरफ भी शिक्षकों को विचार करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। पायल प्रमाणिक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने भी इस बात को कहा कि वास्तव में शिक्षकों को नियमित करना चाहिए, ये सरकार का काम है, लेकिन शिक्षकों को भी अपने दायित्व का बोध करते हुए शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा की ज्योति जलानी चाहिए, न कि कहीं और जाकर के भ्रमण कर रहे हैं और शिक्षक जो है विद्यालय से नदारद है। तो इन सब में अब आप कह रही हैं कि कांग्रेस जो है वो खड़ी रहेगी इन शिक्षकों के साथ। ठीक है, खड़ी रहना चाहिए, लेकिन शर्तों के साथ खड़ी रहे कि हाँ, आपके नियमितीकरण के लिए हम हैं, ठीक है, आप जहां कहिए वहां आंदोलन करेंगे, हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आप ये वादा कीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ पे कि आप विद्यालय में ही पढ़ाएंगे, कहीं और काम करने नहीं जाएंगे, आप विद्यालय में ज्ञान की ज्योति ही जलाएंगे। जी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि मगर शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। शिक्षकों का कर्तव्य है कि बच्चे को पढ़ाए, मगर सरकार को ये भी देखना चाहिए कि कई स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है। आज जब हम प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करते हैं सरकारी स्कूल से, तो आप देखो कि डिजिटल क्लासेस बात कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल के बच्चे कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल का उतना स्टैंडर्ड बनाए सरकार कि लोग प्राइवेट स्कूल जाने से नहीं, पहले नियमितीकरण करे, नहीं नियमितीकरण करे आप, नहीं वो तो ठीक है, शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए, शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन शिक्षकों को भी विद्यालय में ही पढ़ाना चाहिए। हाँ, आपको शिक्षक को क्या है, कई जगह ऐसी स्कूल है जहाँ पे शिक्षक है, तो इनको वहां पे जरूरत है। चलिए ठीक है, तो ये एक रास्ता निकल सकता है। चलिए ठीक है। राज्यपाल सिंह सिसोदिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जी सर। बात हम लोगों की हो रही थी, थोड़ी सी मार्मिक तरफ हम लोग निकल गए, लेकिन वास्तव में नियमितीकरण करना सरकार के हाथ में है और वो चाहे तो नियमानुसार नियमितीकरण कर सकती है। तमाम जैसे दे रहे हैं आप लोग लाडली बहनों के लिए पैसे, और इस तरह से तमाम योजनाएं आप लोग चला रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अतिथि शिक्षक कुछ कर रहे हैं, जो नहीं कुछ कर रहे हैं उनके लिए आप खाते में पैसे भेज रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनके नियमितीकरण में इतनी कोताही क्यों? नहीं, देखिए, अब ऐसे तुलनात्मक तो बात चलेगी नहीं कि जो कर रहे हैं नहीं कर। अब जैसे हम किसान को सम्मान निधि देते हैं, लोगों का ये कहना होता है कि भाई किसान को सम्मान निधि क्यों? इसलिए सम्मान निधि देना चाहिए। वो किसान तो मांगने नहीं आया, पर सरकार का कर्तव्य है कि वो अगर देश के नागरिकों का पेट भर रहा है खाद्यान्न के माध्यम से, तो उसका अभिनंदन होना चाहिए।
हमारी मातृशक्ति है। हमारी मातृशक्ति जो है कहीं ना कहीं समाज की मुख्यधारा में रहे, उसके हाथ में कुछ नगद रहे, तो ये लाडली बहना योजना के तहत उनको हम कुछ सम्मान देने का काम कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं खुद कई सारे अतिथि शिक्षकों के संपर्क में हूँ, क्योंकि मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। रोज गांव जाता हूँ, गांव में बच्चों से मिलता हूँ, स्कूल में मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अतिथि शिक्षक से मिलता हूँ, शिक्षक से मिलता हूँ। तो गांव में से भी रिपोर्ट ये आती कि नहीं साहब, ये जो माड़ साहब जो टेम्परेरी वाले हैं, ये माड़ साहब अच्छा पढ़ाते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। और इसीलिए शिवराज सिंह जी चौहान साहब जब मुख्यमंत्री थे और उस समय पे बड़ा एक आंदोलन खड़ा होता था शिक्षकों का, तो उस समय पे बातचीत करके सहानुभूति पूर्वक कैसे नियमितीकरण किया जाए इस बाबत बात हुई थी, और वह फाइल अभी भी चल रही है। सरकार पूरी सहानुभूति के साथ इनके प्रकरण का निराकरण करने के लिए कृत संकल्पित है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। परंतु नियुक्तियों में कई सारे संवैधानिक, जैसा कि मैंने पहले बताया, रोस्टर का पालन करना पड़ता है, आरक्षण का पालन करना पड़ता है, तमाम बातों का है। तो उन सबको कैसे फ्रेम में लाया जा सके, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब अभी मेरी बहन कह रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता, कि शिक्षा का तो स्तर ही नहीं है। तो शिक्षा का स्तर जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो देश के अंदर लागू हुई है, और उसके तहत जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने का काम हुआ और अपग्रेडेशन होने का काम हुआ, जो उन्नयन हुआ है, वो बड़े स्तर का हुआ है। आप देखेंगे पीएम श्री कॉलेज हर जिले में खुल चुके हैं, सीएम श्री विद्यालय हर जिले में, हर तहसील में, हर विधानसभा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बता दिया। अभी और कुछ करने की जरूरत है कि क्या स्थिति है, कितने स्कूलों में शिक्षक गायब थे। चलिए ठीक है, बात वो नहीं है, लेकिन नहीं सुन लीजिए, एक मिनट में बात जो आपने किंतु आधे मिनट में कंक्लूड करूंगा। मैं ये जो कह रहा हूँ कि ये नियमित वाली बात है। जैसे शिक्षा व्यवस्था ये कोई एकदम से ऐसा नहीं बना दिया एक बार तो जिंदगी भर उसमें निकलते रहो। ये रोज होने वाले काम है। छात्र आएंगे, छात्र बढ़ेंगे, व्यवस्थाएं करना पड़ेगी, बरसात होगी, कहीं पे मरम्मत करना पड़ेगी, कहीं पे मैदान में भराव करना पड़ेगा, कहीं जल्दी भराव हो जाएगा, कहीं टीचर अस्वस्थ हो जाएंगे, कहीं टीचर आ नहीं पाएंगे, कहीं पे रिजल्ट बिगड़ जाएगा, कहीं का रिजल्ट, ये रोज होने वाला काम है। और इसको वैसे भी कहा जाता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, कभी विकास पूर्ण नहीं होता। तो आप सही कह रहे हैं, ये होना चाहिए। लेकिन जो आपने नियमितीकरण में जो किंतु परंतु आपने लगा दिया है ना सर, इससे महाभारत हो जाता है। किंतु परंतु से ही महाभारत हो गया। ये जो किंतु परंतु है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। नियमितीकरण जो है, जो नियमितीकरण है, सर ने बताया अभी, रमेश शर्मा जी ने, कि सरकार चाहे तो कर सकती है उपमंद है इसे। और दूसरी बात ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अभी आप उनसे उन्हीं बच्चों का शिक्षा दिलवा रहे हैं, ज्ञान की ज्योति जो अतिथि शिक्षक के रूप में आपने भर्ती किया है, और कह रहे हैं कि एक बार भर्ती निकली थी, उसमें इनको जो अतिथि शिक्षक हैं पार्टिसिपेट किए थे और कुछ लोगों का अस्थायीकरण हो गया उसमें। सर, जो नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो आपके स्कूल में शिक्षा का दान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या सरकार ये सोचती है कि वो सही से नहीं पढ़ा रहे हैं? लेकिन अभी आपने एक बात कही कि नहीं, वो तो सही से पढ़ा रहे हैं। जो टेम्परेरी शिक्षक आए हुए हैं, आपने ही ये कहा कि ऐसे फीडबैक आते हैं कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो ऐसा नियम लाने में आखिर क्यों परहेज कर रही है राज्य की सरकार? क्यों आनाकानी कर रही है? और मंत्री जी के बयान से तो ऐसा लगता है कि जो अतिथि शिक्षक हैं ये बहुत बड़ा सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं। अतिथि कह के आए और कह रहे हैं कि अब घर पे कब्जा ही कर लें। तो ये तो नाइंसाफी है उनके साथ, नहीं है? आप बताइए, नहीं है? बताइए सर, बोलिए, कुछ तो बोलिए। मुझसे पूछा है क्या? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं, बात तो आप ही से हो रही है ना। नहीं, आप, मैं समझा रमेश जी भाई सबसे पूछ। नहीं, अभी जाएंगे ना रमेश जी के पास, आप बता लीजिए। जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा था। आपने कही कि किंतु परंतु में महाभारत हो जाती है।
बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, परंतु प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तो प्रक्रिया का पालन और उसमें संशोधन, महाराज, प्रक्रिया का पालन करते नहीं, प्रक्रिया का पालन और नियमों में संशोधन, यह तो आपका काम है, सरकार आपकी है, विपक्ष जाएगा कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं। कितने दिन बाद सर? और वादा तो किया था 2023 में आपने, फिर अगला चुनाव तक करेंगे, आश्वासन दे दीजिए आश्वासन, अगले चुनाव तक कर देंगे। मैं क्या प्रवक्ता हूँ, मैं दिन तो इसलिए नहीं बता सकता कि मैं सरकार का नहीं, पार्टी का प्रवक्ता है। पार्टी का मत स्पष्ट है कि इस प्रकार के तमाम जो हमारे कर्मचारी बंधु और मध्य प्रदेश के जो नागरिक है, जिनके लिए हमने चुनाव के समय, चुनाव के पहले हमारी सरकारों ने जो भी वचन दिए हैं, जो भी हमने संकल्प लिए हैं, जो बातें की है, उनको हम यथासंभव शीघ्र पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके तहत ही ये जो हमारे अतिथि विद्वान है, ये अतिथि विद्वानों ने जो हड़ताल के समय पे जो बात करी थी और उस बातचीत के जो बिंदु है, उन बिंदुओं को अक्षरशः हम पालन करते हुए पूरा करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। हमारी पार्टी की स्पष्ट हमारी नियत नेक है, हमारी नहीं, आपकी नियत नेक है, लेकिन मंत्री जी बयान देते रहेंगे इसी तरह से। आपकी नियत नेक है और मंत्री जी भी व्यवस्था के एक अंग है निश्चित तौर पर। और तो माफी मांगे ना मंत्री जी, माफी मांगे नियमितीकरण, जो अतिथि शिक्षक हैं उनसे मांगेंगे माफी। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं माफी मांगेंगे। गलत बोला है कि नहीं उन्होंने, आप ये बता दीजिए। अगर गलत नहीं बोला, अगर नहीं बोला है तो कह दीजिए नहीं गलत बोला। इसको इसको ऐसा भी नहीं ले जाया जा सकता कि इसको गलत बोला, ना ये बोला जा सकता। सही बोला है उन्होंने, नहीं या तो गलत बोले होंगे, नहीं तो सही बोले होंगे। उन्होंने बोला क्या है ये बताइए, या तो सही बोले होंगे या गलत बोले होंगे। आप एंकरिंग कर रहे हैं देवेंद्र जी, कई बार आपको भी जो है सच को सच बताना पड़ता है, पर सच को बताने का तरीका भी कुछ अलग तरह का होता है। कई सारी बातें होती है, अब उन सब बातों में हम नहीं जाएंगे। हम तो ये जरूर कहेंगे, नहीं हम तो सच को सच कह देते हैं। बात हम ये मान करके डिबेट में बैठते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन सच को सच कहेंगे। अरे भाई साहब, सच को सच कहेंगे, पर सच को सच ऐसा भी कहना पड़ता है ना कई बार कि सुनने वाले को भी ठीक लगे और सच भी सुना दिया जाए उसको। अब यहाँ पे सच जो सुनाने गए तो उसमें सामने वाले को थोड़ा सा अप्रिय लग गया। अप्रिय नहीं लगना चाहिए। वास्तविक में अतिथि विद्वान आज की तारीख में अतिथि है, पर उनको नियमित करने का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। उनके दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। उनके जो लाइन है ना, मंत्री जी के जो लाइन है, जो मंत्री जी की लाइन है, आने वाले समय में आप देखेंगे, निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों को अनुकूल स्थान मिलेगा, उनका नियमितीकरण और सही नहीं बताएंगे तमाम वो बातें जो हमने उनसे देखिए। आपने ये बात की मंत्री जी ने सही कहा या गलत कहा, इसे साफ साफ ना बताते हुए हाँ आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा कि हाँ नियमित किया जाएगा। मतलब वही कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, नियमित कराएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम समय आने पे तारीख भी बताइए देवेंद्र जी। रामलला हम आएंगे, कांग्रेस के अतिथि की तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया और भगवान नहीं तो इसी तरह से नियमित भी कर दीजिएगा। निवेदन है आपसे, इसी तरह से नियमित भी करा दीजिएगा। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आते हैं। ये एक दोहरा मापदंड सरकार का हमें बहुत खलता है। ये कि अतिथि शिक्षक के रूप में आप उन्हें नियुक्त करते हैं और उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और दूसरा तरीका ये परीक्षा लेकर के और कुछ और युवाओं को, शिक्षकों को आप भेजते हैं, उन्हें पूरी सैलरी देते हैं, अस्थाई नियुक्ति प्रदान करते हैं। वो भी वही काम करते हैं जो हमारे अतिथि शिक्षक करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी में अंतर होता है। उसके बाद इनके काम की गारंटी भी नहीं है। जैसे कि मंत्री जी ने बोल दिया कि आप अतिथि हो, घर पे कब्जा मत करो। घर तो उनका है जो अस्थायी रूप से यहां पर नियुक्त हुए हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है। काम एक और इतनी भिन्नता, यह बात समझ में आती नहीं है सर, मुझे समझा दीजिए। देखिए निश्चित रूप से यहाँ दोनों बात है। सत्य को इष्ट और मिष्ट होना चाहिए।
सत्य आप कह रहे हैं तो वो जो है वो ऐसा कटु वचन का सत्य नहीं होना चाहिए, उसको शिष्ट और मिष्ट होना चाहिए। और मंत्री, शिक्षा मंत्री बनने के बाद यदि वो इस कहने से बच सकते थे उदय प्रताप, तो उनको इस तरीके के वचन से बचना भी चाहिए था। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दूसरा ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक से काम के लिए दो मापदंड कैसे होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं, जो देश कभी विश्व गुरु रहा है, वो विश्व गुरु अगर हम थे तो अपनी शिक्षा के कारण, संस्कार के कारण, अनुसंधान के कारण, ज्ञान विज्ञान के कारण थे। उस देश में अगर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद मिट्टी पलीत हुई है तो वो शिक्षा विभाग की हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं, कभी उनका नाम शिक्षा कर भी रख लेंगे, कभी अतिथि शिक्षक रख लेंगे, कभी संविदा शिक्षक रख लेंगे। भाई एक शिक्षक या शिक्षक होता है, वो कोई शिक्षा कर्मी या कोई संविदा शिक्षक या अतिथि शिक्षक नहीं होता, वो शिक्षक शिक्षक होता है। और कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए था शिक्षा के ऊपर और चिकित्सा के ऊपर, सरकारों ने उसी पर सबसे कम ध्यान दिया। मैं समझता अब जो हो गया है वो तो लौट कर आ नहीं सकता। जो शब्द निकल गया है जिह्वा से वो कभी पलट कर नहीं आएगा। जो घटना घट गई है वो कभी पलट आएगी। हमें भविष्य की योजना पर विचार करना, और ये जो शिक्षक रखे हैं इनका कहीं ना कहीं इनका रिकॉर्ड दे चाहिए। उनके पढ़ाने का ट्रैक कैसा है, कितने बच्चे उनकी क्लास से प्रथम श्रेणी में आ रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, और कितने बच्चे उनकी क्लास से गायब हो रहे हैं। कई बार एक शिक्षक के पढ़ाने का तरीका होता है कि उसकी कक्षा में 100% उपस्थिति होती है, उसका रिजल्ट 100% होता है। तो कहीं ना कहीं उनके इस रिकॉर्ड के आधार पर सरकार को नियमितीकरण का मार्ग निकालिए। वो पढ़ा रहे हैं, उसमें कितने तो युवा ऐसे हैं जो ओवर एज होने की स्थिति में आ रहे हैं, कई दूसरी जगह वो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को खुद भी, जिस तरीके से सरकार अन्य मामलों में संवेदनशील निर्णय ले रही है, ठीक उसी प्रकार इस मामले में भी संवेदनशील निर्णय लेकर के उनको नियंत्रण का मार्ग चाहिए जी। इस पर और एक पर मेरा बहुत विनम्र सुझाव उदय प्रताप जी की तरफ है, राज्यपाल जी के माध्यम से उसको बड़ी तरकीब से वो कह दे, भाई ठीक है मैंने प्रयास में कहा था कि तू खराब लगा हो तो मैं वापस लेता हूँ, उसको कोई बड़ी तरकीब कह दें, लेकिन दर्शकों को ठीक भी लगेगा जी। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते और राजपाल सिंह जी से और ज्यादा जवाब लेते, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और आपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बेचारे अतिथि बेचारे इसलिए क्योंकि मंत्री जी के बयान से वो बेचारे ही हो गए। अब तक वो शिक्षक थे, अपने आप को मास्टर साहब करके, गुरु समझ करके सीना फुला रहे थे, लेकिन जब से मंत्री जी ने ये बयान दिया है तब से मेरी नजर में बेचारे हो गए। और ये बेचारे तब तक रहेंगे जब तक सरकार इन्हें नियमित नहीं करती। थोड़ी सी अगर जो शर्म बाकी हो मंत्री जी तो इन पे ध्यान दे लीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।